Hello students, how are you? This is lecture number 4 of chapter number 8 D and F block 12th class chemistry, and in this video we will discuss about the magnetic property of transition element. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक शो करेंगे। अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड हैं, इफ देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल में बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से वो हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, हाईली पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक्स के एक्सटेंसिव केस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं। सम ट्रांजिशन मेटल आल्सो शो फेरोमैग्नेटिज्म, और फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, एक्सट्रीम केस है किसका, पैरामैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म कब शो होगा, जब बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स में। ओके, ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर है, जैसे कि अभी मैंने बताया, किसकी वजह से अराइज हो रहा है ये मेटल के अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, और यू कैन से मोर विल बी द पैरामैग्नेटिज्म। सो अब बात आती है कि हम ये पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए भाई, फर्स्ट रो के जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका हम ये पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मोमेंट से कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से आता है मेटल के अंदर, ये दो वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से आता है बेसिकली। एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो करता है ऑर्बिटल के अंदर, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है वो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। पर ट्रांजिशन अगर हम 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो उनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्टिवली कैंसिल ही हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो नियर बाय स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ही होती है। ओके, तो अब बात आती है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस म्यू एस। म्यू एस क्या है यहाँ पर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में n+2, ये फॉर्मूला लगाना है बेटा। ओके, अब ये n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए डी ऑर्बिटल में क्या क्या केस आ सकता है, D1 का केस आ सकता है, D2, D3, D4, D5, D6, D7 एंड D8, D9 और D10। ये है हमारा डी ऑर्बिटल्स, जिसमें कितने होंगे, डी 5 ऑर्बिटल्स होंगे। D1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं, 1। अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो 4, 5 है तो 5। बट जैसे 6 कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप करना पड़ेगा। ये तो पेयर्ड अप हो गए, अनपेयर्ड कितने बचे, 4 बचे अगेन। इसी तरीके से 7 में 3 अनपेयर्ड, 8 के केस में 2 अनपेयर्ड, 9 के केस में 1 अनपेयर्ड एंड 10 के केस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 to 5 ही होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 to 5 होंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएं, अगर n की वैल्यू 1 है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो म्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के इक्वल हो जाएगा। √3 सोल्व करेंगे तो 1.73 bm आएगा। bm क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने की यूनिट है। bm का फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है
तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी √8, जिसकी वैल्यू होगी 2.83 bm। मैग्नेटिक मोमेंट 3 है तो म्यू एस की वैल्यू आएगी 15 √15 एंड अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3.87 के नियर बाई वैल्यू आएगी। सिमिलरली इफ n इक्वल टू 4 देन म्यू एस इज इक्वल टू √24 एंड द वैल्यू इज 4.90। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, n इक्वल टू 5 है, तो म्यू एस की जो वैल्यू है वो होगी √35 विच इज अगेन इक्वल टू 5.92 bm। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। याद रखिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट मिनट पे कहां आप कैलकुलेट करते फिरेंगे। ठीक, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू एस, ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस आयन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 27, ठीक है बेटा। तो यहां आयन का आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत करने लगे ना, पहले नॉर्मल मेटल का करना, ठीक है। मेटल M है जिसका एटॉमिक नंबर 27 दे रखा है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्गन की जैसे ही फिल होंगे 18, फिर आएगा 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में चले जाएंगे, ठीक है। 18 प्लस 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। 27 में से 20 इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से फिल हो गए, बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3d7 आ जाएगा। लेकिन हमें M2 प्लस आयन का निकालना है, M2 प्लस आयन, तो M2 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 3d7 4s0, ठीक है। 4s0 क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे ना, M से जब आप M2 प्लस आयन बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर D7 कॉन्फ़िगरेशन आई है, D7 कॉन्फ़िगरेशन आया है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगा, और म्यू एस कितना हो जाएगा, 3 होने पर म्यू एस की वैल्यू क्या होती थी, यू कैन सी, जब n की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो म्यू एस की वैल्यू होती है √15 और वैल्यू आती है 3.87। bm, that will be your answer, ठीक है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट M2 प्लस आयन का 3.87 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवैलेंट आयन, ठीक है। कोई डाइवैलेंट आयन है, अगर मेटल एटम M है तो M2 प्लस आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है, M2 प्लस आयन की बात कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 25। तो M जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 4s2 और D में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन हमें किसका निकालना है, M2 प्लस का। तो यहाँ पर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और हमारे पास 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, सिर्फ 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने वाले हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 आ गई, तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 35 एंड म्यू एस विल बी नियर बाई इक्वल टू 5.92 bm, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, जितना म्यू एस की वैल्यू जितना ज्यादा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस और कंपाउंड।
जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से है? ये होता है बेटा बेसिकली पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयन और कंपाउंड में क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे, यानी डी ऑर्बिटल में जब 1 to 9 इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान रखना 1 to 9 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कलर शो करेगा। जब कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 आए तो वो कलर शो नहीं करेगा, ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा जब ट्रांजिशन मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 हो। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए बच्चों चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे कि जो ये हमारे 5d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 5d ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाते हैं। 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है और 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो चली जाती है। जो 3 ऑर्बिटल्स लो होते हैं एनर्जी में उसे हम बोलते हैं T2G लेवल। क्या बोलते हैं? T2G लेवल। और जो 2 ऑर्बिटल एनर्जी में हाई होते हैं उन्हें बोलते हैं हम EG लेवल, ठीक है, EG लेवल बोलते हैं हम। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में है, ठीक है, इफ एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G लेवल, मान लीजिए यहां पर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बाय द व्हाइट लाइट से ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो ये क्या होता है, ये T2G लेवल से EG लेवल में चला जाता है। और जब यही इलेक्ट्रॉन वापस EG लेवल से T2G लेवल में आता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की होती है वो रेडिएशन फॉर्म में निकाल देता है, रेडिएशन फॉर्म में, ठीक है। और यही रेडिएशन जब विजिबल रीजन में फॉल करेगा, विजिबल रीजन में फॉल करेगा तो रेडिएशन हमें कलर फॉर्म में दिखाई देगा, कलर फॉर्म में। सो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड हमें कलर्ड नजर आते हैं इसी वजह से। ये जो डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में जा रहा है, यानी T2G लेवल से EG लेवल में जा रहा है। T2G भी डी ऑर्बिटल्स हैं और EG भी डी ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल के बीच हो रही है। तो इसी ट्रांजिशन को हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन, ठीक है, DD ट्रांजिशन। ये आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे अच्छे से, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT पढ़ोगे आप, तो वहां पर आप ये डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल में DD ट्रांजिशन हो जाता है। अब बात आती है कि ये ट्रांजिशन D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन में क्यों नहीं पॉसिबल है। तो देखिए भाई D0 में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, D0 का मतलब डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी वजह से ट्रांजिशन हो सके T2G और EG लेवल में, ठीक है। अब बात आती है कि D10 में क्यों नहीं होती। तो D10 में सभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ट्रांजिशन के लिए ऑर्बिटल वैकेंट ही नहीं है ऊपर। T2G से जब कोई EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऊपर का ऑर्बिटल वैकेंट तो होना चाहिए, तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं। सो इन दिस केस ट्रांजिशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आपको करना क्या है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन आती है तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, DD ट्रांजिशन पॉसिबल है तो कंपाउंड कलर शो करेगा। लेकिन D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, तो कोई कलर शो नहीं करेगा, कंपाउंड विल बी वाइट, ठीक है। कोई कलर शो करने का मतलब कोई कलर ना शो करने का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जिंक के जितने भी कंपाउंड है, जिंक के जितने भी कंपाउंड है वो सभी क्या होते हैं, वाइट होते हैं, ठीक है। और कॉपर प्लस या कॉपर 2 प्लस के आप कंपाउंड लें एक्वस मीडियम में, तो कॉपर प्लस का कंपाउंड कोई कलर नहीं शो करता, जबकि कॉपर 2 प्लस के कंपाउंड कलर शो करते हैं, ठीक है। जनरली ब्लूइश कलर के कंपाउंड होते हैं कॉपर प्लस 2 के। अब ऐसा क्यों है, तो देखिए भाई कॉपर प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है, पहले तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आप समझिए, ऑर्गन
29 होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर, ऑर्गन 4s1 3d10। तो कॉपर प्लस में ये 4s1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई ऑर्गन 3d10। तो d10 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, d10 कॉन्फ़िगरेशन में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉपर प्लस 2 की बात करूं तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ऑर्गन 3d9। तो यहाँ पर d9 कॉन्फ़िगरेशन है, d9 कॉन्फ़िगरेशन है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो देयर विल बी कलर, ठीक है, ये कॉपर प्लस 2 के कंपाउंड कलर शो करेंगे। ऐसी टाइटेनियम प्लस 2 की बात करूं और टाइटेनियम प्लस 4 आयन की बात करूं तो कलर टाइटेनियम प्लस 2 में शो होगा, टाइटेनियम प्लस 4 में कोई कलर शो नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s2 3d2, ठीक है, ऑर्गन 4s2 3d2। तो टाइटेनियम प्लस 2 में 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो d में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, डी में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, डी ट्रांजिशन जो है पॉसिबल है। तो इसी वजह से टाइटेनियम प्लस 2 के कंपाउंड कलर शो करेंगे। लेकिन अगर टाइटेनियम प्लस 4 की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन 3d से चले गए, तो यहाँ पर डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो नो डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, तो कोई कलर भी नहीं शो करेगा। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये कंपाउंड कलर शो करता है, ये कंपाउंड क्यों नहीं कलर को शो करता, एक्सप्लेन कीजिए। तो समझ जाइए वहां पर हमें डी ट्रांजिशन के बारे में ही बताना है, ठीक है। When an electron from lower energy d orbital is excited to higher d level, जिसे मैंने अभी बताया डी ट्रांजिशन, it absorb energy and this is equal to the certain color in visible region. Okay. So in aqueous solution most of transition metal ion colored, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है और जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो लिगेंड के ही प्रेजेंस में होती है। तो अगर मैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की बात करता हूँ तो ये कलर शो नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट तो ये कलर शो करेगा। वाई? क्योंकि सेंटर में कॉपर 2 प्लस है और 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी लिगेंड 5 में से 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। सल्फेट आयन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहता है और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन 4 वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, यानी 4 लिगेंड के प्रेजेंस में कॉपर के जो है डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो इसी वजह से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है कलर शो करेगा। ओके, सो अमोंग ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, अभी ही मैंने डिस्कस करा आपसे टाइटेनियम प्लस 2 और टाइटेनियम प्लस 4, इन दोनों में से टाइटेनियम प्लस 2 जो है कलर्ड होता है और टाइटेनियम प्लस 4 कलरलेस होता है, बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ D0 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है और टाइटेनियम 2 में D2 रहता है। दिस इज बिकॉज टाइटेनियम हैज नो पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल एंड टाइटेनियम 2 प्लस हैज ऑर्गन 3d2 कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस में से कॉपर 2 प्लस कलर्ड होता है जबकि कॉपर प्लस कलरलेस होता है। दिस इज अगेन ड्यू टू द लैक ऑफ पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल इन कॉपर प्लस, क्योंकि कॉपर प्लस में D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, द वेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज दैट दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है बच्चों? मान लीजिए ये किसी मेटल का लैटिस है, ठीक है, जिसमें ये बड़े एटम है, बिगर एटम्स, तो बिगर एटम्स में जो वॉइड्स हैं, जो बड़े एटम हैं उनके बीच में जो गैप है, वॉइड्स जिसे बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल साइड्स। इंटरस्टिशियल साइड्स, इसमें कुछ छोटे एटम्स फिट हो सकते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं फिगर में ब्लू
कलर के एटम्स हैं, ये स्मॉलर है साइज में, ठीक है, दीज आर स्मॉलर एटम्स, दे कैन फिट इनटू द इंटरस्टिशियल साइड ऑफ द लैटिस ऑफ बिगर एटम। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है, जो छोटा एलिमेंट है, वो बड़े एटम के लैटिस में इंटरस्टिशियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और इनके लैटिस में छोटे एटम कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, ठीक है, ये सभी एटम इसमें ट्रैप्ड रहते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट के इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ये जनरली नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं, और ना तो ये आयनिक होते हैं, ना ही ये प्योरली कोवेलेंट होते हैं नेचर में। दीज आर सम एग्जांपल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। They have some peculiar property also, just like they have high melting point। जो ट्रांजिशन एलिमेंट के इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन एलिमेंट से ज्यादा होता है, और वो ट्रांजिशन एलिमेंट से ज्यादा हार्ड भी होते हैं। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इस कंपाउंड में इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बरकरार रहती है, रिटेन रहती है, एंड दे आर केमिकली इनर्ट, और ये केमिकली इनर्ट भी होते हैं, यानी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। The another property is alloy formation। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एलोय फॉर्म करते हैं, आपको ज्यादातर एलोय इन्हीं के मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ब्रास ले लीजिए या ब्रॉन्ज ले लीजिए, ठीक है, ब्रास और ब्रॉन्ज में मेन एलिमेंट कॉपर है, ठीक है, ब्रास में होता है जिंक और ब्रॉन्ज में होता है टिन, ठीक, या स्टेनलेस स्टील ले लीजिए, स्टेनलेस स्टील में आयरन होगा, कुछ पार्ट क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल का भी होता है, और नॉन मेटल कार्बन तो होता ही, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ज्यादातर जो एलॉयज हैं वो किसके हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादातर एलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो देखिए बच्चों, एलॉय फॉर्मेशन के लिए जो दो मेटल आप मिला रहे हैं उनके मेटेलिक रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाएगा, 15% के आसपास का डिफरेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो एलॉय फॉर्मेशन अच्छा से नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि एलॉय का लैटिस अच्छा नहीं बनेगा। मान लीजिए आपने एक बड़ा आइटम ले रखा है, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ गुड लैटिस, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गैप है, और ये जो लैटिस है ये अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर एटॉमिक साइज में। ओके, so transition element and d block element form alloys। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि why transition metal form alloy, तो आंसर है because of similar radii and other characteristics of transition metal they readily form the alloy। ओके, तो एलॉय जो फॉर्म होते हैं वो मेटल से ज्यादा हार्ड होते हैं, और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। दीज आर सब एग्जांपल, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील। So thanks for watching this video. Please like, share, comment and subscribe.